वेलकम बैक टू जुडिशरी गोल्ड। हेलो गाइस, दिस इज सत्येंद्र और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज ऑन एविडेंस को। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पहले तो हम टॉपिक के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फिर उससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो पहला टॉपिक है रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर पे। ठीक है, ये जब टॉपिक आप पढ़ते हो रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर सेक्शन 52 से 55, तो पहला सवाल जो आपके मन में आता है और नहीं आता है तो आना चाहिए कि भाई कैरेक्टर का मतलब क्या होता है ना। सुनने के लिए तो हम कई बार सुनते रहते हैं इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, पर कैरेक्टर का मतलब क्या होता है ये हमें समझना पहले जरूरी है। तो जब भी मैं बात करता हूं बेटा कैरेक्टर की, कैरेक्टर एक व्यक्ति की इनर क्वालिटी है। ठीक है, कैरेक्टर एक व्यक्ति की इनर क्वालिटी है। कैसी? मेंटल और मोरल। ठीक है, यानी एक आदमी कैसा है ये उससे ज्यादा बेहतर किसी दूसरे को नहीं पता। ठीक है, तो एक बात तो अब पक्की है कि कैरेक्टर किसी का पता करना एक मुश्किल टास्क है। क्यों? एक आदमी अंदर से कैसा है वो उसी को पता है। ठीक है, हो सकता है वो खुद को पॉलिश तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हो, अंदर उसके कुछ और चल रहा है। तो ये एक इनर क्वालिटी है, समझ रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इनर क्वालिटी पता की जा सकती है, और पता की जा सकती है तो क्या इसका एविडेंस दिया जा सकता है? आइए हम देखते हैं। सिंपल से एग्जांपल की समझने की कोशिश करो कि बेटा होता क्या है कि कैरेक्टर कई बार एक व्यक्ति अपना रिवील करता है ना। वो अपना रियल मास्क बाहर लेके आता है। कैसे? अपने कंडक्ट के थ्रू। तो ध्यान से सुनना, कोई भी व्यक्ति जब कंडक्ट करता है तो उसके बेसिस पे सोसाइटी अपना ओपिनियन बनाती है, सोसाइटी उस पर्सन के लिए रेपुटेशन बनाती है। तो अगर मैं बोलता हूं कि मुझे किसी का कैरेक्टर साबित करना है तो कैसे करूंगा मैं? रेपुटेशन के थ्रू, कि वो क्या रेपुटेशन कैरी करके चलता है, पहली बात। और कैसे कैरेक्टर को आप रिवील कर सकते हो? डिस्पोजिशंस के थ्रू। किसके थ्रू? डिस्पोजिशंस के थ्रू। अब दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि डिस्पोजिशंस है क्या और कैसे ये रेपुटेशन से अलग है। तो पहले तो हम समझते हैं कि डिस्पोजिशन क्या है और रेपुटेशन क्या है। क्योंकि जब हम बेरक की बात करते हैं तो बेटा बेरक तो इस बात पे साइलेंट है। बेरक बस बोल देता है कि कैरेक्टर शाल इंक्लूड व्हाट? डिस्पोजिशन एंड रेपुटेशन। पर इनका मतलब क्या है? इनका मतलब बेटा बताया गया था भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। ठीक है, इसमें डिफाइन किया था कि बेटा डिस्पोजिशन क्या होती है और रेप्यूटेशन क्या होती है ना। क्योंकि यही दो चीजें हैं जिनके थ्रू हम किसी के कैरेक्टर का एविडेंस देते हैं। तो ध्यान से सुनना बेटा, डिस्पोजिशन का मतलब होता है इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल। क्या होता है? इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल। और रेपुटेशन का मतलब होता है जनरल क्रेडिट ऑफ द पर्सन अमंग सोसाइटी। ठीक है, कुछ समझ में आया? मुझे भी नहीं आया, समझते हैं एग्जाम्पल से। ध्यान से सुनो। तुमने देखा होगा कि भाई किसी बॉलीवुड स्टार की अगर हम बात करें तो सोसाइटी में उसकी रेपुटेशन बहुत हाई है, क्योंकि सोसाइटी ने उसके लिए ओपिनियन बना के रखा है, सोसाइटी ने उसे परसीव किया है। समझ रहे हो? तो रेपुटेशन क्या है? जनरल क्रेडिट ऑफ द पर्सन अमंग सोसाइटी। अगर आज मेरे से कोई बॉलीवुड स्टार सलमान भाई के बारे में पूछे तो मैं कहूंगा अरे क्या ग्रेट आदमी है। 70% अपनी कमाई का क्या करते हैं? लोगों में दान करते हैं। तो ये उनकी क्या है? रेपुटेशन है सोसाइटी के बीच में। बात समझना कि डिस्पोजिशन क्या होता है। डिस्पोजिशन होता है इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ नेचर, इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल। तो ये जो इनहेरेंट क्वालिटीज है ये कहां एक्सपोज होती है? ये एक तरीके से उन लोगों के बीच में एक्सपोज होती है जो ज्यादा से ज्यादा आपके साथ एसोसिएट होते हैं। इसलिए हम डिस्पोजिशन को क्या बोलते हैं? डिस्पोजिशन को हम जर्नल नेचर भी बोलते हैं। कुल मिला के बात को समझने की कोशिश करो। दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं। बाबा राम रहीम का मैटर जब बाहर नहीं आया था, ठीक है, बाबा राम रहीम का मैटर जब नहीं आया था तो उनकी रेपुटेशन उनके भक्तों के बीच में बहुत थी, बहुत रेपुटेशन थी। क्या? ही इज अ वेरी गुड पर्सन, अरे क्या बढ़िया आदमी।
दान करते हैं, ये करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर आप आश्रम में जाओगे और विक्टिम से पूछोगे इनका जर्नल स्वभाव क्या है, तो भाई साहब विक्टिम बोलता है वो तो नहीं है जो आप सुन के यहां आए हो। तो वो क्या है, उनके जर्नल नेचर के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? जर्नल नेचर के बारे में। तो जो क्लोज ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है वो आपके डिस्पोजिशन के बारे में बताते हैं, क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन वैसा है। जो सोसाइटी है वो आपकी रेपुटेशन के बारे में बताती है। और इन दोनों के स्टेटमेंट काहे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आई? अब एक चीज इसमें देखने लायक है कि बेटा जो कैरेक्टर है ये जर्नली वीक एविडेंस है। क्योंकि आदमी हमेशा अपने आप को रिवील करता नहीं फिरता। आदमी सुबह निकलता है ना तो 10-15 लेयर चढ़ा के निकलता है। समझ रहे हो आप? एक डायरेक्टर है तो डिसिप्लिन में नजर आएगा, कम बात करना उसे अपने एम्प्लॉय से। ठीक है। एक एम्प्लॉय है तो उसको मालूम है कि उसको सबसे अच्छे संबंध बना के रखने हैं। अंदर से वो कैसा है वो ये नहीं दिखा रहा। समझ रहे हो? तो कैरेक्टर अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फिर भी जब इसके सबूत देने की बात आती है तो क्या हम डिस्पोजिशन और रेपुटेशन का इस्तेमाल करते हैं कि अगर किसी के कैरेक्टर की बात आई तो उससे जो क्लोज एसोसिएटेड लोग हैं उनसे पूछेंगे इसका जर्नल नेचर कैसा है, और सोसाइटी के लोगों से पूछेंगे भाई साहब की रेपुटेशन कैसी है, तो वो अपना ओपिनियन बताएंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे समझाता जाता है बेटा। ठीक है। तो भाई कैरेक्टर और कैरेक्टर को प्रूफ करने का तरीका ये तो हमें समझ में आ गया। अब जर्नली तो बेसिकली डिस्पोजिशन और रेपुटेशन कौन से केस में डिस्कस किया था? भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आज के बाद जब आप सेक्शन पढ़ोगे कैरेक्टर से रिलेटेड क्रिमिनल लॉ के कंटेक्स्ट में तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ रहे हो? ध्यान देना। अब इंडियन एविडेंस एक्ट के जब सेक्शन 53 और 54 को मिला के पढ़ते हो तो कैरेक्टर के बारे में आपको कुछ मिलता है। क्रिमिनल लॉ के कंटेक्स्ट की यदि बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है, कहा नहीं जाता, ऐसा होता ही है। लॉ में लिखा है बेटा कि जो अक्यूज है उसका बैड कैरेक्टर का क्या नहीं दिया जा सकता? एविडेंस नहीं दिया जा सकता। यानी प्रोसिक्यूशन खुद से शुरुआत नहीं करेगा, पहली गोली प्रोसिक्यूशन नहीं चलाएगा। ठीक है। कुल मिला के क्या है, अक्यूज के बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दिया जा सकता। लेकिन क्या अक्यूज के गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है? यानी क्या अक्यूज अपने फेवर में गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकता है? अरे भाई दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, उसका अधिकार है, क्रिमिनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेकिन एक बार अक्यूज ने अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे दिया तब प्रोसिक्यूशन कहता है अच्छा अब आपने जब गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे ही दिया है तो लो फ्री मैं आपका रिवील करता हूं बैड कैरेक्टर भी। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ओपनिंग द डोर। ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? डॉक्ट्रिन ऑफ ओपनिंग द डोर। यानी जहां से आपने अक्यूज ने अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस देना शुरू किया, नाउ द प्रोसिक्यूशन हैज द अपॉर्चुनिटी कि उसके बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सके। सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, इतना बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर मैं मुजरिम हूं, मैं अक्यूज हूं और मैंने बोला, क्या बोला? मैंने कहा अरे साहब सुबह 6-6 बजे उठ के, मतलब डिफेंस मेरे फेवर में बोल रहे हैं कि अरे साहब ये सत्येन भैया सुबह 6-6 बजे उठ के मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए। कहाँ आप इनको 6:30 बजे चोरी करने का आरोप लगा रहे हो? तो ये डिफेंस ने क्या हुआ, मेरा गुड कैरेक्टर रिवील कर दिया। अब ध्यान देना कि अगर प्रोसिक्यूशन के मेरे पास अच्छे से कुंडली है, प्रोसिक्यूशन को पता है कि मैं कैसा आदमी हूं, प्रोसिक्यूशन कहेगा अच्छा तो एक बात बताइए कि आप उस सैटरडे नाइट को क्लब में क्या कर रहे थे, और कल जो आपने शराब पी के झगड़ा किया उसमें आप क्या कर रहे थे, और आए दिन जो आप शराब पी के फ्लैट में मारपीट करते रहते हो उसके बारे में आप क्या कहोगे? तो अब क्या हुआ, प्रोसिक्यूशन ने मेरे बैड कैरेक्टर का क्या देना शुरू किया, मेरा एविडेंस देना शुरू किया। अब एक बात समझ लो बेटा, कुल मिला के कैरेक्टर का एविडेंस कब दिया जाएगा जर्नली, अगर मैं बात की जाऊं तो ध्यान देना किस सिचुएशन में दे, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, ध्यान से सुनो कि अगर आपको मालूम है कि प्रोसिक्यूशन के पास में जो अक्यूज है उसकी पूरी कुंडली, क्योंकि अक्यूज ही इतना क्या रहा है, डिस्प्यूटेड बन रहा है, तो गलती से आप अक्यूज के फेवर में गुड कैरेक्टर का एविडेंस मत दे देना, फाइल ही खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है। ये नहीं करना है आपको। तो बेसिकली कब दिया जाएगा? तब दिया जाएगा जब आपको मालूम है कि प्रोसिक्यूशन कमजोर है, कुछ नहीं मालूम उसको, और ये बंदा भी वैसे भी अपनी चीजें बहुत अंडर कवर रखता है।
और आपको लग रहा है कि 50-50 की चांसेस है, कोई डाउटफुल सिचुएशन है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, 50-50 की चांस है, अच्छे से गुड कैरेक्टर डाल दो तो वेटेज बढ़ जाएगा आपके सबूतों का। बात समझ में आई? तब दिए जाते कैरेक्टर के एविडेंस। और कैसे दिए जाएंगे? डिस्पोजिशन, रेपुटेशन। बुलाओ फ्लैटमेट्स को उसकी डिस्पोजिशन देने के लिए, बुलाओ उसके फ्लैट के पड़ोसियों को डिस्पोजिशन देने के लिए, बुलाओ उसके ऑफिस के कलीग्स, उसके सोसाइटी को फ्लैट की रेपुटेशन बताने के लिए। ऐसे दिया जाएगा कैरेक्टर का एविडेंस। क्या मेरी बात समझ में आई? इतना कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए आपको इस कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि बेरेट साइलेंट है। समझ में आया? चल आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस, सहरो कुमार चक्रवर्ती वर्सेस एम्परर। अब सीधा सा हिसाब है कि भाई यहाँ क्लियरली बोल रखा है कि पहले बैड कैरेक्टर का एविडेंस मैं नहीं दूंगा। ये प्रोसिक्यूशन बोल रहा है कि मैं पहले तो शुरुआत नहीं करूंगा बैड कैरेक्टर का एविडेंस देते हुए, लेकिन अगर मैं कोई फैक्ट बता रहा हूं जो फैक्ट किसी दूसरे व्यक्ति का बैड कैरेक्टर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो फैक्ट किसी दूसरे सेक्शन के अंदर रिलेवेंट है, तो वो सेक्शन ओवरराइड करेगा किस पे? इस फैक्ट पे, इस सेक्शन पे, इस बैड कैरेक्टर पे। ठीक है? समझ में आया? एग्जाम्पल से समझते हैं। ये भाई थे हमारे सरोह कुमार चक्रवर्ती। इनने क्या लिया? इनने ली गन, बढ़िया 5 दिन पहले, और गन लेके क्या करने लगे? दोस्तों के बीच में ऐसी रिफ्लेक्ट करके बताने लगे कि भाई ये गन है, देख यार ये अपन नया नया खरीदा है, इस टाइप से। अब इनने खरीद ली गन और उसको ये आराम से फ्लैश कर रहे हैं कि भाई ये गन है, यहां से लिए मैंने, ये वो। 3 दिन बाद डकैती की वारदात होती है। जैसे ही डकैती की वारदात होती है, सबसे पहले इनको पुलिस क्या करती है? अरेस्ट करती है। अब पुलिस जब अरेस्ट करती है तो मौका वारदात से ये पता चलता है, मौका वारदात पे जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए गई तो पता चला कि जिस गन का इस्तेमाल ये कर रहे थे, वही बुलेट क्या है, उस मौका वारदात पे पड़ी हुई थी। समझ रहे हो आप? तो अब क्या हुआ? अब प्रोसिक्यूशन ने कहा कि भाई साहब, ये 3 दिन पहले अभी अक्यूज अपने गुड कैरेक्टर का कोई भी उसने अपना एविडेंस नहीं दिया है। सीधे प्रोसिक्यूशन ने केस स्टार्ट करते हुए बोला, 3 दिन पहले भैया ये क्या कर रहे थे? गन को फ्लैश कर रहे थे, है ना? ऐसे करके फ्लैश कर रहे थे ये। ठीक है? अब जैसे ही प्रोसिक्यूशन ने स्टेटमेंट दिया, तुरंत जाके अक्यूज ने कहा, अरे भैया क्या कर रहे हो आप? मैंने अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया क्या? तो प्रोसिक्यूशन ने कहा, शांत भैया, ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूं, ये सेक्शन 11 के हिसाब से बता रहा हूं, ना कि आपके बैड कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, मैं आपके मिसकंडक्ट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। मैं ये फैक्ट बता रहा हूं कि सेक्शन 11 के अंदर ये जो एक्शन है आपका 3 दिन पहले उसी बंदूक को फ्लैश करना जिससे मौका वारदात हुई है, ये बताता है कि वो जो फैक्ट इन इशू है, जो मौका वारदात है, जो वारदात हुई है, वो इसी बंदूक से हुई है। समझ रहे हो आप? तो यहां बेसिकली क्या होगा? ये रिलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 11 के अंदर, और इफेक्ट क्या हो जाएगा? ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसा नहीं है, अगर कोई ऐसा फैक्ट दे रहे हो जो अदरवाइज रिलेवेंट है, तो ध्यान देना कि वो ओवरराइड कर जाएगा बैड कैरेक्टर पे। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। 1 सेकंड। चलो बेटा आगे देखते हैं। अब कभी कैरेक्टर ना परेशान नहीं करेगा आपको। देखो, अब चलते हैं मोटिव पे। बहुत इजी सा भाई है ना? अब इसको केस लॉ से रिलेटेड ही मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, मोटिव क्या है भाई? मोटिव हमारे, वैसे तो हमारे जो है कई सारे लोगों ने इसको मतलब डिफाइन भी किया, बट जो चंद्र प्रकाश वर्सेस शाही वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, इसमें भाई इसका आपको क्या इंडियन डेफिनेशन मिलेगा कि मोटिव का मतलब क्या है। तो मोटिव को भाई कैसे डिफाइन किया गया? भाई मोटिव क्या है? एंटाइसमेंट और स्टिमुलेशन। क्या बेटा? एंटाइस, कीवर्ड पकड़ा करो, एंटाइसमेंट और स्टिमुलेशन कहेगा ऑफ अ पर्सन टू कमिट एन एक्ट। समझ रहे हो? तो यानी जो चीज आपको मोटिवेट कर दे किसी कार्य को करने के लिए, उसी को मोटिव बोलते हैं। भाई सीधी सी बात है, सिंपल सा समझने की कोशिश करो भाई। लेट्स से बहुत बेसिक सा ट्रेडिशनल एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि एक चोर गया रेलवे स्टेशन, बस
रेलवे स्टेशन पे ब्रेड की चोरी करने के लिए। क्यों चोरी करना था? क्योंकि उसका बच्चा घर पे भूखा था। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या था उसका? मोटिव क्या था? अपने बच्चे की भूख मिटाना। इंटेंशन क्या था? वो ब्रेड की चोरी करना, डिसऑनेस्टली उस दुकानदार से उस ब्रेड के बाहर ले जाना। बात समझ में आया? इंटेंशन क्या था चोरी का, मोटिव क्या था उसका बच्चा भूखा है। समझ रहे हो? इसी को बोलते हैं, इस फैक्ट ने ही उसको मोटिवेशन दिया, उसको स्टिमुलेट किया, उसको एंटाइज किया। बात समझ में आई? ये केस है। कभी पूछे मोटिव की डेफिनेशन को तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। दूसरा केस लीजिए, इसको अपन ज्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट केस लॉज है, सभी उन्हीं को देखते हुए चल रहे हैं। सूचा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सूचा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें बोला कि भाई क्या हर केस में आपको मैंडेटरी है कि मोटिव प्रूफ करना ही है? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जितने भी डायरेक्ट एविडेंस के केस होते हैं, ठीक है, वहां आपको मोटिव प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा फंडा है भाई। अगर दिन दहाड़े 8 लोगों ने मिलके एक व्यक्ति का गला काट दिया, दिन दहाड़े सबके सामने, क्या है? डायरेक्ट एविडेंस है भाई, मोटिव वोटिव प्रूफ नहीं करना। क्लियरली मालूम है इन 8 व्यक्तियों ने गला काटा है। ठीक है, दूसरा केस ले लेते हैं। सरकमस्टेंशियल एविडेंस में जरूरत पड़ती है ना? सरकमस्टेंशियल एविडेंस का भाई, सपोज करो इन्हीं 8 लोगों ने मिलके सुनसान सड़क पे, ना जहां कोई भी व्यक्ति नहीं था, वहां मिलके एक आदमी को मार दिया। तो वहां आपको मोटिव प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि वहां आपके पास में कोई सबूत नहीं। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसी के बेसिस पे आप सामने वाले को गिल्टी करने वाले हो, तो वहां मोटिव को साबित करना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना? इसके बाद चलते हैं बेटा आर वर्सेस पाल्मर पे। किसी एक्ट को करने के लिए कितना एडिक्वेट मोटिव चाहिए? तो भाई कितना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई एडिक्वेसी की बात नहीं होती, और एडिक्वेसी मैटर भी नहीं करती। सिंपल सा जवाब है इसका भाई। सपोज करो किसी आदमी को आप बहुत मार दो, लिटरली कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनको बहुत मारो, कभी पलट के रिएक्ट नहीं करो, कुछ मोटिवेशन ही नहीं आएगा, मार खा के पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को देख लो आप, उनको अगर आप घूर के भी देखोगे, उन्हें आंख भी दिखाओगे, तो भी क्या करेंगे? आपको जान से मार देंगे। गंगा जल मूवी देखे हो? उसमें बच्चा यादव याद है? बच्चा यादव जो सब इंस्पेक्टर होता है, उसको मुन्ना ठक्कर आंख दिखाता है, तो उसमें बच्चा यादव कहता है आंख दिखाता है, और एसिड लेके गया और उसकी आंख में डाल दिया। बहुत फेमस डायलॉग है बेटा, आंख दिखाता है एसिड डाल दिया, बात खत्म। समझ रहे हो? तो कुछ मामलों में मोटिवेशन जरा सा, हमारे बुंदेलखंड एरिया में चले जाओ, आप पान की दुकान पे गए, वहां एक लड़के ने क्या किया, भाई जरा मेरे को ये 1 रुपए का ये कुछ भी देना। ले लिया उसने। पान वाले ने कहा भैया पैसा लाओ, तो मुंह से पैसा मांगेगा, ले गोली मार दी। कैजुअल है उनके लिए। आए दिन आप ग्वालियर बुंदेलखंड की न्यूज पढ़ते होंगे कि 1 रुपए के चक्कर में जो पान वाला है उसको आरोपी ने गोली मारी। भाई 1 रुपए दे देता, 70 रुपए की गोली खर्च करने की क्या जरूरत थी? ठीक है, तो किसी भी कार्य को करने के लिए कितना मोटिवेशन चाहिए, इसका कोई फर्क नहीं है। समझ रहे हो? कुछ लोग बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ लोग को जिंदगी में लगा वो मोटिवेट नहीं होते। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है बेटा? तो देयर इज नो नीड ऑफ एडिक्वेसी ऑफ मोटिव। आगे चलते हैं। ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक है, केस लॉस तो बहुत है, बट एक पॉइंट समझाने के लिए ही मैंने दो स्पेशल केस लॉस उठाए हैं। अब इस डेफिनेशन को जब आप रीड लेते हो तो क्या लिखा है? व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, the point of person is specially skilled in such foreign law, science, art, क्या है, इन और इन क्वेश्चन एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग और फिंगर इंप्रेशन आर रिलेवेंट फैक्ट। कुल मिला के अगर हमें एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है तो ऐसे व्यक्ति का एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे जो कैसा हो, स्पेशली स्किल्ड हो। ठीक है, अब बात यह है कि स्पेशली स्किल्ड का इंटरप्रिटेशन क्या है। पहली बात तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेना ही अपने आप में मजबूरी है, क्योंकि क्या है, देखो कोर्ट हर मामले में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, जनरली क्या करता है, कोर्ट जो है बुला लेते हैं विटनेसेस को जिनने डायरेक्टली मैटर परसीव किया, उनके ओरल एविडेंसेस ले सकते हैं। लेकिन ओपिनियन एक्सपर्ट जो मौका वारदात पे थे नहीं, बट वारदात के बारे में वो अपना राय दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, तो बेसिकली ये तो वैसे ही अपने आप में वीक एविडेंस हो गया। ठीक है, लेकिन चूंकि मजबूरी है, क्योंकि हर चीज में कि भाई बिल्डिंग कैसे बनती है, सुनारी कैसे होती है, गन कैसे बनती है, मेडिकल में चोट कैसे लगती है, सुसाइड है या हत्या है, ये सब तो ओपिनियन आपको एक्सपर्ट ही बता सकते हैं ना।
क्या पुलिस वाले बताएंगे? नहीं। क्या जज साहब पता कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, एक स्पेशली स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है। लेकिन स्पेशल स्किल्ड का मतलब क्या है? डिग्री होल्डर होना चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं। स्पेशली स्किल्ड के लिए जरूरी है कि भाई ये चार क्वालिटी होना जरूरी है। चार क्वालिटी। पहली क्वालिटी क्या है? स्पेशल स्टडी। दूसरी प्रैक्टिस। तीसरा ऑब्जर्वेशन। चौथा स्पेशल नॉलेज। स्पेशल स्टडी, भाई कभी किसी लॉ पे किसी का पॉइंट चाहिए, वो वकील साहब जो सालों से जो लॉ ग्रेजुएट है उनकी आप मदद ले सकते हो। प्रैक्टिस की बात करते हैं तो लेट्स से कोई भाई कोई बंदूक बनाने के कारखाने में काम करते हैं, सालों से काम करते आ रहे हैं, तो भाई उनका प्रैक्टिस है। कोई लोहा लोहा को बनाते आ रहा है तो उनका प्रैक्टिस है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? एक्सपर्ट हो जाएंगे। ऑब्जर्वेशन तो बहुत टाइम से चीजों को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, प्रोसेस को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, ये भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है। स्पेशल नॉलेज, फॉरेन लॉ को जो स्पेशल नॉलेज रखता है वो भी क्या हो जाएंगे? एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो भाई इन चारों में से किसी भी चीज में अगर सेट हो जाता है आपका एक्सपर्ट, तो वो क्या हो जाता है? स्पेशली स्किल्ड पर्सन। एग्जांपल से समझाऊं, असिस्टेंट कलेक्टर वर्सेस पीबी सैयद, उस पर पूछा गया था क्या गोल्ड एक्सपर्ट है? हाँ भाई 20 साल से काम कर रहा है वो सोने के साथ में। भाई वो तो एक्सपर्ट होगा ही होगा। कौन से ब्लॉक पे फिट बैठेगा? प्रैक्टिस, 20 साल की प्रैक्टिस है भैया, क्या होगा? एक्सपर्ट हो जाएगा। और देख लेते हैं अरशद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या बोला गया? इसमें वही बात बोली गई भैया, ओपिनियन है अल्टीमेटली, डायरेक्ट परसेप्शन नहीं है विटनेस का, ये ओपिनियन है। तो वैसे भी क्या है? ये वीक एविडेंस है। इसको सिर्फ हम कोरोबोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। ये जो सर्कमस्टेंसेस है उनके साथ उसको कोरोबोरेट कर दिया, इसी चीज के लिए इस्तेमाल होगा ये। जैसे कि भाई सुसाइड का मामला आया, डॉक्टर ने कहा हाँ भाई जो मार्क बना है वो एक सुसाइड करने वाले कैंडिडेट का ही बनता है, सुसाइड करने वाले अक्यूज विक्टिम का ही बनता है, रिलीज सॉरी विक्टिम का ही बनता है। तो बेसिकली क्या है? जो डॉक्टर साहब की मेडिकल रिपोर्ट है उसने कोरोबोरेशन दे दिया कि हाँ भाई सुसाइड का ही मामला है, हत्या का नहीं है ये। बात समझ में आ रही है? आगे देख लेते हैं, चलो। इसके बाद आता है रेस गेस्टे। भाई पूरे एविडेंस एक्ट का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक, कभी इस पे डिटेल में क्लास लेंगे, अभी के लिए इसको थोड़ा ऊपर से समझने की कोशिश करते हैं समय को देखते हुए। रेस गेस्टे, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। एवरी सच एक्ट ओमिशन स्टेटमेंट as throws some light upon the nature of the transaction or reveals its true quality or character should be held as a part of transaction and evidence it should be received। कुल मिला के बात क्या है? देखो, रेस्ट केस्टे का प्रिंसिपल होता क्या है, और जो ये आपको ईयर से होने के बाद भी ये एक्सेप्शन में फॉल करता है, उसका कारण सुनो। रेस्ट केस्टे क्या होता है बेटा? जब भी कोई इवेंट हो रहा है तो उसके नेचुरल रिएक्शंस निकल के आते हैं। सिंपल सा एग्जांपल, मैं ऐसे चल रहा हूँ पैदल और अचानक से क्या हुआ, मेरे पाँव के नीचे बिच्छू आ गया और मैं डर गई उसका, तो मैंने कहा अरे भाई ये क्या है? तो ये बेसिकली जो मेरा रिएक्शन है इस इवेंट के साथ, ये नेचुरल रिएक्शन है ना। अब मैंने क्या किया, किसी को गन पॉइंट करी, मैंने किसी को गन पॉइंट करी तो उसका रिएक्शन अरे भैया मार डाला मार डाला, ये क्या उसका नेचुरल रिएक्शन है। अगर कोई किसी को जान से मार रहा है, अगर मैं किसी को जान से मारने वाला हूं, तो जो विक्टिम के उस समय डायलॉग्स निकल रहे हैं, जो बाय स्टैंडर्स बोल रहे हैं, अरे भैया मार डाला सतेंद्र ने मार डाला, तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? ये बेसिकली स्टेटमेंट उसी फैक्ट इन इश्यू से रिलेटेड है, उसी सेम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। समझ रहे हो? वो नेचुरल रिएक्शन है। बात समझ में आई? अगर वो फैक्ट इन इश्यू नहीं होता तो क्या वो फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं? नहीं। चूंकि फैक्ट इन इश्यू हो रहा है इसलिए वो फैक्ट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो? और वो दोनों फैक्ट्स एक सेम ट्रांजैक्शन का, उस एंटायर इवेंट का पार्ट है। अगर वो गोली, अगर मैं उसको बंदूक नहीं दिखाता, वो नहीं चिल्लाता हाय रे मार डाला, समझ रहे हो आप? तो वो क्या है बेसिकली बेटा? बेसिकली वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, फैक्ट इन इशू भी और वो फैक्ट भी। तो उस फैक्ट को सेक्शन 6 के अंदर हम रेलेवेंट मानते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को रेस्ट के बोलते हैं। समझ रहे हो? अब एक चीज समझ जाओ, कुल मिला के अल्टीमेटली क्या है कि भाई जो आपके नेचुरल रिएक्शंस निकल रहे हैं उस समय, और वो सच होते हैं। ध्यान देना कभी आप, जो भी आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं उस टाइम। अभी के लिए इतना ही समझते हैं, दो केसेस डिस्कस कर लेते हैं। एक तो रटन वर्सेस क्वीन है। इसमें क्या हुआ था कि भाई वाइफ ने
हस्बैंड उसके ऊपर गन पॉइंट किया था, वाइफ ने कॉल किया कि यार मेरा पति मेरे को मार देगा, और पुलिस ने सुन लिया, पुलिस आई, देखा डेड बॉडी पड़ी है वाइफ की। तो उस समय क्या हुआ, पुलिस ने बोला कि भाई हमें उस दौरान कॉल आया था, तो ये जो वाइफ का स्टेटमेंट है ये सेक्शन 6 के अंदर रिलेवेंट हो जाएगा, जो उन्होंने पुलिस से किया था। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, उत्तम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एट द टाइम ऑफ अटैक। इस केस में क्या हुआ था बेटा, एक बॉय और विक्टिम आपस में बेचारे सो रहे थे, है ना, एक बॉय और विक्टिम सो रहे थे। उस दौरान क्या हुआ कि उसने कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करी, खच से कुल्हाड़ी की आवाज आई, बच्चा जग गया, विक्टिम जग गया, माँ बाप जग गए, बहन जग गई, और सब आ गए कमरे में, और देख रहे कि अक्यूज कुल्हाड़ी से काटने में लगा है विक्टिम को। तो जो स्टेटमेंट बोला उसकी मदर ने, अरे दैया मेरे मोड़ा को मार डाला, तो वो क्या था बेटा, वो जो उसने स्टेटमेंट दिए हैं वो क्या है, वो स्टेटमेंट सेक्शन 6 के अंदर क्या हो जाएंगे, रिलेवेंट हो जाएंगे। समझ रहे हो? और ये हियर से एविडेंस का क्या है, एक्सेप्शन है। हियर से होने के बाद भी क्या होता है बेटा, ये एडमिसिबल हो जाता है। यानी अगर मैं किसी पान की गुमटी पे खड़ा हूं और देख रहा हूं कि 200 मीटर की दूरी पे कुछ मुझे आवाज सुनाई दे रही है, कुछ गांव वाले बोल रहे हैं अरे भैया ये लड़के ने इसको मार दिया, तो बेसिकली क्या है, जो भी उस समय मैंने परसीव किया वो कोर्ट पे जाके मैं बोल सकता हूं, वो सेक्शन 6 के अंदर रिलेवेंट हो जाएगा। दो डायरेक्टली मैंने इवेंट को होते हुए नहीं देखा है, तो क्या है सेक्शन 6 के अंदर हियर से भी क्या हो जाता है, एडमिसिबल हो जाता है। बात समझ में आई? आगे आज के लिए बेटा इतना ही है। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं, रिसेंटली हम लोग का एक कोर्स चल रहा है बिहार जुडिशरी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। इसके अंदर आपको हम कंप्लीट एंटायर सिलेबस कवर कराएंगे, टेस्ट सीरीज होगी, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, और टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट किया जाएगा। तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके लिए काफी यूजफुल है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर हम प्रेजेंट होते हैं अनदर 10 केसेस के साथ। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।